मेरा नाम ओपी तिवारी, मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। आज हम एक और करंट के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है बेटा, ये हम सबसे जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई नहीं है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करता हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत सरकार किन कानूनों के तहत इसको रेगुलेट करती है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम ये देखें कि आखिर जो सोशल मीडिया है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार से चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। भाई सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि समस्याएं क्या हैं। जब समस्याएं होंगी, जब चुनौतियां होंगी, तभी तो कोई कानून आएंगे जाकर। तो जब सोशल मीडिया का दौर चालू हुआ, जब सूचना प्रौद्योगिकी का दौर चालू हुआ, तो हमारे देश में जब सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आई, हर हाथ में हमारे हाथ में मोबाइल आगे जा करके, तो उसके बाद से कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। तो उन समस्याओं पर हम कुछ बातें पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी और डिजिटल मीडिया के माध्यम भारत के लिए किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चुनौती भारत के लिए यह है कि भारत में साइबर अपराध, भारत ही क्या पूरे विश्व में साइबर अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। साइबर जो अपराध है, जिसको हम साइबर कह सकते हैं, कि आप देखते होंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने से आज हम हर एक चीज़, चाहे पैसों का ट्रांसफ़र करना हो, चाहे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप लेक्चर मेरा देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, मेल भेजी जा रही हैं, गुप्त मेल एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जा रहे हैं। भारत सरकार एक देश से दूसरे देश में संधियाँ करती है जा करके। बहुत सारे मेल कई बार हैक हो जाते हैं जा करके। तो ये भी कई बार आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपरों में लगातार आप सुनाई देता है कि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड के माध्यम से आपसे जानकारी ली जाती है, आपके अकाउंट्स की जानकारी ली जाती है और आपके अकाउंट से आपका पूरा पैसा ही निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ी पहली चुनौती निकल के आ रही है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे साइबर अपराध जो है, साइबर जो क्राइम है, लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है। ये पहला चुनौती है। दूसरी निकल के आ रहा है कि साइबर आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। आंतरिक सुरक्षा के लिए साइबर आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखेंगे कि अधिकतर जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अपने मैसेज को एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं आतंकवादी, जो अपने जो सेंटर वो बनाए रहते हैं, एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेट करते हैं, अधिकतर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक उनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आप देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड सेट है, जाकर हर व्यक्ति इस समय सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आतंकवादी संगठनों को मिलता है, वो आसानी से लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तुरंत पहुँचा देते हैं। तो भारत के लिए या विश्व के लिए एक आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है साइबर आतंकवाद। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में निकल के आ रहा फेक न्यूज। आप देख रहे होंगे कि जब आप व्हाट्सअप जब नया नया आया था, तब आप उससे इस्तेमाल करते थे, तो आप कई सारे मैसेज एक दूसरे को भेज सकते थे, कुछ नहीं लिखता था। आप जितने आप सिलेक्ट करेंगे उतने लोगों को भेज सकते थे। लेकिन आज आप देखते हैं कि 5 लोगों को ये भेज पाते हैं। अगर आप कोई एक मैसेज दूसरे को भेजते हैं तो उसमें फॉरवर्ड लिख करके आता है। अगर आप खुद का बनाया हुआ मैसेज भेजते हैं तो फॉरवर्ड नहीं लिखता, लेकिन आपने किसी के मैसेज को दूसरे मैसेज तो भेजा, दूसरे फ़ोन पर भेजा, तो फॉरवर्ड लिख के आता है। शायद भर इसीलिए कहीं ना कहीं भारत में या फिर विश्व में ही सारी बात की जाए, लगातार फेक न्यूज लगातार, क्योंकि हर हाथ में सोशल मीडिया है और बड़ी तेज़ी के साथ ही कम्युनिकेट करता है। हमने कोई चीज़ भेजी नहीं कि तुरंत वायरल हो जाती है। तो इस फेक न्यूज़ भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता जा रहा है। कई बार इस फेक न्यूज़ की वजह से कई जगह सांप्रदायिकता के दंगे उत्पन्न हो जाते हैं, लोग धर्म के नाम पर लड़ने लगते हैं। कई बार यहाँ तक कि निकल करके आता है कि अच्छी अच्छी सरकारें जो होती हैं वो गिर जाती हैं जा करके, अगर एक गलत न्यूज वायरल हो रही है, क्योंकि वायरल बहुत तेज़ी से न्यूज होती है जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जाकर सरकार के पास। एक और बड़ी चुनौती है मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग की घटनाएं आपने कई बार सुनी होंगी बेटा, कि हम कोई न्यूज़ फैला रहे हैं, न्यूज़ फैलते ही पता चलता है कि भीड़ निकल करके आती है और एक व्यक्ति को पकड़ लेती है और सारी की सारी भीड़ मिलकर के उस व्यक्ति की हत्या कर देती है। और लगातार भारत में इस तरह की घटनाएं, भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, ये लगातार घटनाएं भारत में भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है जाकर के। एक और बहुत बड़ी समस्या है जो वर्तमान में भी भारत सरकार कहीं ना कहीं लगातार कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था या अन्य सारे कई बार आंदोलन चलते हैं, तो सरकार हमेशा कहती है कि जो आंदोलन चलते हैं इनको बाहरी फंडिंग भी होती है।
सोशल मीडिया के माध्यम से इनको उकसाया जाता है जाकर के। हमेशा सरकार, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पहले की सरकारें हो, हमेशा अगर कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, कहीं भी किसी प्रकार का विरोध हो रहा है, तो हमेशा सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार इस आंदोलन को जो बाहरी लोग हैं, जो विदेशों में बैठे लोग हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा में खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, लगातार इन आंदोलन में वो अपनी भूमिका सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको करीब 5 बिंदु बताए जो भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा की एक चुनौती लगातार बनती जा रही है। तो कहें अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है? तो भारत सरकार चुनौतियों के लिए कानून तो भारत सरकार ने बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाती है। उसकी समझ भी एक चुनौती है कि जो IT सेक्टर से कार्य करते हैं, कई बार आप देखिए कि जो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो अधिकतर उनके ऑफिस फॉरेन में होते हैं। जैसे आप गूगल देखिए, गूगल आप सारा विश्व गूगल से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति गूगल सर्च करता है, लेकिन पूरा का पूरा ऑपरेट फॉरेन से होता है, विदेश से होता है जाकर के। तो कहीं ना कहीं एक बात निकल के आती है कि जितने भी यहाँ पर कंपनियां हैं, इनके जो सर्वर हैं वो विदेशों में स्थित हैं। विदेशों में जब स्थित हैं तो हर विदेश में, हर एक कंट्री में उसके अपने खुद के प्रौद्योगिकी IT एक्ट हैं जाकर के, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उसके अधिनियम हैं। तो इस तरह से सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है। तीसरा एक चीज़ और बड़ी चीज़ निकल के आती है कि सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म का जब इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर, तो ये इनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने व्हाट्सअप किया, किसी को व्हाट्सअप के थ्रू वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर कोई अनचित मैसेज कर रहे हैं, अगर इनक्रिप्टेड ना हो तो कोई भी व्यक्ति उसके मैसेज को पढ़ सकता है। तो निश्चित है कि ये जो कंपनियां हैं इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं कि किसी के पर्सनल डाटा को, जो पर्सनल बातें हो रही हैं जाकर के, या जो भी गुप्त बातें हैं, उनको कोई तीसरा व्यक्ति ना पढ़ पाए। इसलिए इनक्रिप्टेड मैसेज, जिनको कोडिंग करके हमेशा भेजा जाता है, जिसको कोई भी जल्दी से एजेंसी ढूंढ ना पाए जा करके, क्योंकि खतरा बना रहता है कि अगर आपने मान लीजिए किसी को मैसेज भेजा, किसी को आपने अपना अकाउंट नंबर, अपना IFSC कोड भेजा या कहीं कुछ भेजा जा करके, तो पता चला कि कोई साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति है और अगर वो मैसेज इनक्रिप्टेड नहीं है तो उसको आसानी से निकाल करके आपके अकाउंट को ख़त्म कर सकता है, आपके अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकता है। इसीलिए अधिकतर व्हाट्सअप, सोशल मीडिया पर जो मैसेज भेजे जाते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, और ये कहीं ना कहीं आतंकवादी इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है जा करके। तो ये जो सारी मैंने आपसे अभी बातें बताई कि ये चुनौतियां हैं। अब भारत सरकार ने कैसे इसको कंट्रोल किया, भारत सरकार कैसे सोशल मीडिया को अधिनियमित करती है, रेगुलेट करती है जा करके, अब हम वो बातें करने वाले हैं। ठीक, पहला अगर आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना था, जिसको हम IT एक्ट 2000 कहते हैं, या हिंदी में उसको मैं आपसे कहूं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा भारत सरकार सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या करती है, रेगुलेट करती है। इस कानून के तहत अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कुछ आप गलत होता है सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप कुछ गलत करने का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सजा का प्रावधान भी किया गया है। IT एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत ये अधिकार देता है कानूनी एजेंसियों को कि वो किसी भी के कंप्यूटर को तलाश सकती है, किसी के भी कंप्यूटर के डाटा को निकाल सकती जाकर। ये एक्ट ये अधिकार देता है। याद रख लीजिए कि जो कानून से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं वो किसी के भी डाटा को, किसी के भी कंप्यूटर को खंगाल सकती हैं। उस एक्ट का नाम है IT एक्ट 2000 की जो धारा है 69A। ठीक बेटा, एक कानून और मैं आपको बताता हूं कि IT एक्ट अमेंडमेंट 2008 में एक अमेंडमेंट किया गया था कि अगर कोई भी कानूनी एजेंसी है या न्यायालय अगर किसी भी सोशल मीडिया पर पड़े हुए कोई भी बात पर जो कहने कहीं सांप्रदायिकता को फैला रहा है, जो देश की अखंडता के लिए खतरा है जाकर, अगर उसको हटाने का आदेश देता है तो उसको तुरंत अब सोशल मीडिया से हटाना पड़ता है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो दंड का प्रावधान भी है जाकर के। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153A के तहत अगर आप सोशल मीडिया के तहत लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर कुछ ऐसी बातों को शेयर करते हैं, कुछ ऐसी अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं जिसमें देश की एकता, अखंडता को खतरा हो, देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही हो जाकर, देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा हो, शायद भर देश के लिए में आप आपस में दो धर्मों के बीच में मनमुटाव उत्पन्न हो रहा हो, तो IPC की धारा 153A के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर आपने सुना होगा कई बार कि कई बार जब उपद्रव हो जाता है, कई बार बड़ी तेजी के साथ कोई वैसे कहीं किसी क्षेत्र पे मैसेज वायरल हो रहे हैं और उस मैसेज के थ्रू लगातार और घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं,
कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे पर प्रहार करते चले जा रहे हैं, हत्या करते जा रहे हैं, हिंसा करते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो उसके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा इंटरनेट शटडाउन लगा दिया जाता है, इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ये किस एक्ट के तहत होता है ये भी सुन लीजिए जाकर, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, याद कर लीजिए, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 तथा टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज 2017 के तहत सरकार को यह अधिकार दिया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर सोशल मीडिया के थ्रू तीव्र दंगे फैल रहे हैं, दंगे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, कोई मैसेज लगातार तेजी से वायरल हो रहा है जो सांप्रदायिकता को बढ़ा रहा है, वहाँ के झगड़ों को बढ़ा रहा है, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाए, याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं तो क्या व्यक्ति के हम लोग पूछते हैं जनरली एज ए स्टूडेंट, आप लोग जब अखबारों पढ़ते हैं या हम लोग बातें करते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि सर सोशल मीडिया पर तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार शर्तों के साथ मिला हुआ है। अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार है, अगर आर्टिकल 19A की बात की जाए, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने की और अपनी चीज़ों को प्रकट करने की जो स्वतंत्रता देता है, उसका ये कतई अर्थ नहीं है कि आपको खुली छूट दे दी गई है। शर्तों के साथ आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता आपको दी गई है कि आपकी स्वतंत्रता आपके लिए है, लेकिन आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति से अगर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो निश्चित है कि आपको सजा मिल सकती है, जो मैंने आपको कानून बताया। आईपीसी की धारा 153A के तहत आपको दंडित किया जा सकता है अगर सोशल मीडिया पर अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट डालते हैं जिससे कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहा है, या कहीं ना कहीं आप राजद्रोह कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सांप्रदायिकता बढ़ रही है। दूसरी बात एक और निकल करके आती है जाकर के, जो बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया गया तो हमारी निजता का हनन है, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के तहत हमारा निजता का जो अधिकार हमें दिया गया है उसका हनन हो जाएगा। तो निश्चित मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चाहे निजता का अधिकार हो, चाहे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, ये जितने भी हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं ये हमें सब शर्तों के साथ मिले हैं। हमें आज़ादी है, लेकिन हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम स्वतंत्रता के उसमें अपनी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करने लगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी कभी कभी सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो मैंने कुछ कानून बनाए हैं इन कानूनों के तहत ही गिरफ्तारियां होती हैं। अब यहाँ पर एक करंट की बात और कर लेते हैं, क्योंकि ये मुद्दा क्यों आया है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। 25 फरवरी 2021 को इसमें IT एक्ट 2000 में एक संशोधन किया गया और IT एक्ट 2021 को प्रस्तुत किया गया। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 में, उसमें जो उसकी धारा है 87A, ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो सेक्शन है, जो धारा है 87A में हमने जो संशोधन किए हैं उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दा वर्तमान में इसीलिए निकल करके आ रहा है कि आखिर हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि जैसे सोशल मीडिया होता है, हम उपभोक्ता हैं जाकर, हम कंज्यूमर हैं जाकर, तो अगर कई बार ऐसा होता है कि कहीं कुछ गलत पोस्ट हो जाते हैं, कहीं कुछ बातें हो जाती हैं, हमारे खिलाफ कोई लिख रहा है, मेरे पर्सनल व्यक्तित्व को कोई हानि पहुँचा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैं आखिर उसकी शिकायत कहाँ करूँ। तो यहाँ पर सरकार ने एक कार्य किया है, IT एक्ट 2021 के तहत ही कार्य किया है कि जो भी सोशल मीडिया है, जो भी OTT प्लेटफॉर्म है, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनको अपने उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर बनाना पड़ेगा, एक बीच में एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जहां उपभोक्ता कभी भी जाकर के वहां शिकायत कर सकते हैं। तो इस अधिनियम के तहत यहाँ पर 3 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जो पहला अधिकारी है वो है चीफ कॉम्प्लेंस ऑफिसर। ध्यान रखिएगा, 3 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इस कानून के तहत। पहला है चीफ कॉम्प्लेंस ऑफिसर, जो बने हुए जो भी कानून है उनको रेगुलेट कराएगा, उनका अनुपालन कराएगा, चीज़ें नियमों के साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये आपके चीफ कॉम्प्लेंस ऑफिसर का कार्य है। दूसरा बनाया गया है कि 24/7 हमेशा 24/7 एक एजेंसी कार्य करेगी, एक अधिकारी कार्य करेंगे जिनका नाम है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप इस एजेंसी में 24/7 ये सेवा में आपके तत्पर रहेगा, आप यहाँ पर जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। जो तीसरी बात निकल के आती है, जो तीसरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो होगा रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर।
ये यहाँ पर जो भी शिकायत तंत्र है उसको निवारण करने की कोशिश करेगा। तो याद कर लीजिए बेटा, यहाँ पर आईटी एक्ट 2021 जो अमेंडमेंट है 2000 का, आईटी एक्ट 2000 का 87A के तहत 3 अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि सोशल मीडिया और उपभोक्ताओं के बीच में अब एक तंत्र कार्य करेगा जहां उपभोक्ता इस सिस्टम के माध्यम से कहीं ना कहीं जो उनके साथ गलत हो रहा है उनकी शिकायतों को दूर कर सकते हैं। तो 3 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पहला है चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, दूसरा है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और तीसरा है रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर। निश्चित है कि अब प्रश्न उठता है कि आगे की राय क्या है, आगे हमें क्या करना चाहिए जाकर। तो पहला तो यहाँ पर इसके उपाय ये हैं कि लगातार, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया का दौर बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है, तो लगातार बढ़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आगे के चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे यहाँ का पुलिस टीम है, उसको हमें आधुनिक बनाना पड़ेगा। उन्हें भी हमें कहीं ना कहीं उनको भी हमें प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि किस तरह से डिजिटल क्राइम होते हैं जाकर, कैसे साइबर क्राइम होते हैं जाकर, उन्हें हमें साक्षर करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत के नागरिकों को अब हमें एक ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जो डिजिटल एजुकेशन से जुड़ी हो, जिससे वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के शिकार ना हो। अगर भारत के नागरिक को डिजिटल एजुकेशन दी जाती है तो निश्चित जो भारत के अधिकतर नागरिक साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बातों पर, फेक न्यूज़ पर पड़ जाते हैं, अफवाहों पर पड़ जाते हैं, शायद उनसे हमें निजात मिल सकती है। निश्चित है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम किसी अन्य मुद्दे पर बात करेंगे। ओके, बाय बाय।